पीएम मोदी आज 11 बजे बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन और कई क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाना है, जिसके तहत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। मिशन 2026 के तहत सरदार धाम इसका आयोजन कर रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। इसका थीम आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया है। असम में कल पीएम मोदी ने कई योजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, अंपानी वेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की सौगात दी है। डिब्रूगढ़ के खरीकर मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या रही। इससे सबसे अधिक प्रभावित गरीब होता है, मध्यम वर्ग का परिवार होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए बीते 5 से 6 सालों से जो कदम यहाँ उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या में कमी को दूर किया जाए। बीते 7 साल में एमबीबीएस और पीजी के लिए 70,000 से ज्यादा नई सीटें जुड़ी हैं। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टर्स के बराबर माना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन का है। सरकार की कोशिशें हैं कि इलाज के लिए लंबी उड़ानों से मुक्ति हो, इलाज के नाम पर होने वाले दिक्कतों से मुक्ति मिले। इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली जाएंगी, जहां वे शनिवार को आयोजित होने वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगी। सम्मेलन में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ममता ने कहा है कि वे उनसे मुलाकात नहीं करेंगी, क्योंकि 1 मई को वे बंगाल लौट आएंगी। अमेरिका में भी 57,985 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 25 अप्रैल को यूएस में 45,091 केस मिले थे। इस लिहाज से 28% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी ने कहा कि अमेरिका से महामारी अभी गई नहीं है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने फिर चेताया है, कोरोना की अनदेखी करना दुनिया के लिए घातक होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पर उन्होंने ये बयान दिया जब बुधवार को दुनिया भर में कोरोना काल के दौरान एक दिन में सबसे कम 15,668 मौतें दर्ज की गई थी। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,490 नए मामले आए, वहीं 1,070 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। संक्रमण से 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,250 हो गई। इलाज जारी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 29 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 95 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 17 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6 नए मामले आए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है। वहीं 4 लोग डिस्चार्ज हुए। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। 14 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के कारण देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। बिजली संयंत्रों में कम उत्पादन के बीच राज्य भारी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक उपभोक्ताओं को 2 घंटे से 8 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में बिजली संकट न हो, इसके लिए पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला देने, केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। देश भर में कोयला संकट के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया। उन्होंने कहा कि गैस पर आधारित पावर प्लांट बंद हो गए हैं, मूल्य भी बढ़ गया है, जिससे कई प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे, जिससे अब निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 24 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। आग लगने से स्थानीय निवासियों को आर्थिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लू के प्रभाव के कारण 1 मई तक तापमान 48 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ऐसा हुआ तो गर्मी 64 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। इससे पहले अप्रैल 1958 में सबसे ज्यादा 48.3 डिग्री तापमान राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया था।
देश के करीब 70% हिस्से में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसकी चपेट में देश की करीब 80% आबादी। बुधवार को देश के 33 शहरों में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया। इनमें 7 शहरों में तो तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में लू के कहर के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मुंगेली में 45.7 डिग्री रहा। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश का एक बार फिर खुलासा हुआ है। अलर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने सिद्रा इलाके से रोड किनारे लगे संदिग्ध आईडी को बरामद किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिले आईडी में करीब 100 ग्राम विस्फोटक और 400 ग्राम छर्रे मिले हैं। आईडी की बरामदगी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए सुरक्षा बलों ने अलग अलग बंद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हुआ। इस साल अब तक 62 आतंकी एनकाउंटर में मारे गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। टीम ने 50 किलो हेरोइन, 30 लाख कैश और 47 किलो अन्य नशीला पदार्थ बरामद किया। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई गई। साथ एक व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी मिली है। पटना में बेटी और तलाकशुदा पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद युवक ने सुसाइड करने का वीडियो सामने आया है। वारदात पटना के पुलिस कॉलोनी के ए ब्लॉक की है। युवक ने पहले बेटी के सिर पर पिस्टल रखकर गोली मार दी, फिर पत्नी को इसी तरह शूट किया। अंत में खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली। मौके पर ही तीनों की मौत। कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप के हिंदी भाषा पर दिए गए बड़े बयान पर ये अब विवाद में तब्दील हो गया है। जी हाँ, तो इस विवाद में कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट कर अजय देवगन के व्यवहार को हास्यास्पद बताया। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिंदी कभी राष्ट्रभाषा नहीं थी और न ही कभी होगी। यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अयोध्या में फतेहगंज देवकाली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अयोध्या विश्व के बेहतरीन शहर में अव्वल होगा। जितिन ने कहा कि अयोध्या पहुंचकर रामलला के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर दिल्ली में भाजपा की एक अहम बैठक हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएस संतोष ने ये बैठक ली। बैठक में 2018 में हुई हार जीत और 2019 में हुई लोकसभा हार जीत के विधानसभा वार आंकड़ों पर चर्चा की गई। दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष, संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान सरकार, मंत्री, संगठन और प्रदेश पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर भी मंथन किया गया। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे घोषित करेगा। इस बार परीक्षा में प्रदेश के 17 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। 35,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया है। 2 साल बाद इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे बच्चों का आज परीक्षा परिणाम आने वाला है। आपकी अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा परिणाम आए, परिश्रम सार्थक हो। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। छत्तीसगढ़ में 1 और 2 मई को पीएससी की परीक्षाएं होने वाली है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सुबह 9 बजे से 1 बजे पहली पाली की परीक्षा होगी, तो वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं होंगी। प्राचार्य वर्ग 1 और 2, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक संचालक, साइंटिफिक ऑफिसर की परीक्षा भी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। लाल परेड ग्राउंड में 1200 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंदौर में आयोजित ऑटो एक्सपो कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीईओ के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में भी शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे कोरिया के जिला अस्पताल और शिशु अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सहकारिता विभाग की बैठक लेंगे। साथ ही सत्य साई ऑडिटोरियम में विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई के हथखोज में बने रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। इस बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से यहाँ आने वाले रेलवे के पार्ट के लिए यूनिट तैयार करने वाली कंपनियों को आसानी होगी। रेल पार्क को 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया।
सीएम ने इस उद्घाटन के साथ बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह की सरकार पर खुलकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में रमन सिंह हर समय न्यूयॉर्क और चीन जाया करते थे और कंपनियों को लाने की बात किया करते थे, लेकिन सिर्फ एमओयू हस्ताक्षर किया जाता था, धरातल पर फैक्ट्रियां ना के बराबर थी। सीएम भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज लगाती है, इसके अलावा सेस भी ले रही है, जबकि ये राशि राज्यों को नहीं मिलती, राज्य का हक छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। एमपी में कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। अब गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। कमलनाथ के इस्तीफे को हाईकमान से मंजूरी मिल गई है। गोविंद सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो लाहौर से कांग्रेस विधायक। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद गोविंद सिंह ने भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी साथ में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पूरी मजबूती के साथ सक्रियता से अपनी भूमिका निभाएंगे। एमपी यूथ कांग्रेस को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी दी। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर एमपी का युवा वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ जाए तो सत्ता में वापसी मुमकिन है। लिहाजा यूथ कांग्रेस हर बूथ पर 5 यूथ के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। भोपाल में कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी एफआईआर पर चर्चा की गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अगले साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने गरियाबंद जिले में 810 वीवीपैट मशीन भिजवाई है। हैदराबाद से लाई गई इन मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गोदाम में रखा गया। जिले के बड़े अफसरों को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। नरसिंहपुर में बुंदेला क्रांति के महानायक राजा हृदय शाह की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। शाह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी याद में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और मंदिर विस्तारीकरण कॉरिडोर कार्य का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने यहाँ चल रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को महाकाल कॉरिडोर निर्माण कार्य के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक इंदौर में शुरू हो गई है। बैठक के पहले दिन प्रदेश महिला कार्यकारिणी के सदस्यों अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। आज बैठक में सीएम शिवराज, बी डी शर्मा शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। भोपाल में पीएचक्यू में आयोजित वर्टिकल इंटरप्रेट वर्कशॉप उड़ान के समापन के मौके पर डीजीपी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पुलिस सेवा चुनौतीपूर्ण है, पर स्वयं को साबित करने का बेहतर अवसर भी है। पुलिस विभाग में महिलाओं की सहभागिता से पुलिस कल्चर में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। खरगोन में आज कर्फ्यू में सिर्फ 4 घंटे की छूट दी गई है। लोग दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामान खरीद सकेंगे। अभी तक दिन में 9 घंटे की छूट मिल रही थी। शहर में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए जैतापुर के मैरिज गार्डन को अस्थायी जेल बनाया गया। इसे लेकर अपर कलेक्टर ने आदेश जारी किए। भोपाल में बाल विवाह में शामिल होने पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह में लोग शामिल न हो। अगर कोई भी शादी में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही टेंट वाले, घोड़ी वाले, कारपेट वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। दुर्ग के अखरा निवासी देवेंद्र के गौठान कार्यक्रम में करंट लगने से मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। सांसद विनय बघेल के मृतक परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने भिंड कलेक्टर से शौचालय निर्माण की पूरी डिटेल रिपोर्ट तलब की है। दरअसल हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी में जांच और रिकवरी के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने गड़बड़ी की राशि तो वसूल ली, लेकिन नौकरी से हटाने की कार्रवाई नहीं की, जिस पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। परसाकोल ब्लॉक के महत्वपूर्ण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आधी रात हुई पेड़ों की कटाई के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बताया गया है कि 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को कटने का खतरा है। 7 सरकारी कंपनी के नाम पर ब्लॉक से लेकर निजी कंपनी को खदान सौंपने का आरोप लगा है।
बिलासपुर के खाटू श्याम मंदिर में भागवत कथा में आई साध्वी सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि अच्छी कथा महिलाएं करने लगी, उनकी वाणी में तेज है तो पुरुष वर्ग कहीं पीछे न रह जाए। कुछ लोग ऐसा प्लानिंग के तहत ऐसा ही कर सकते हैं। बलरामपुर जिले के नए एसपी मोहित गर्ग ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया और जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में बेहतर पुलिसिंग करने के निर्देश दिए। पदभार ग्रहण करने से पहले नए एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। पखानजूर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र इरपानार में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान कलेक्टर सहित क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग भी मौजूद रहे। जन चौपाल में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान विधायक ने जल्द उनकी समस्याओं के निपटारे का आश्वासन दिया। केशकाल के बड़े राजपुर विकासखंड में बहिनाल पर बने पुल की हालत काफी जर्जर हो गई है। इस मार्ग में भारी भरकम वाहनों के आवागमन के कारण पुलिया का एक भाग धसक गया। अब विधायक संतराम नेताम ने कहा कि जिला कलेक्टर को जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में तालाबों की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान छेड़ा है। इसी क्रम में आज माढ़ोताल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि इस 40 एकड़ की जमीन की कीमत करीब 280 करोड़ रुपए, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आगामी त्योहारों को लेकर खंडवा पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहाँ 500 से ज्यादा बदमाशों को बॉन्ड भरवाया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसे गुंडे बदमाश जिनसे शहर की फिजा खराब होने की आशंका है और जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें बाउंड ओवर कर उनसे बंध पत्र भरवाए जा रहे हैं। खंडवा शहर में जलापूर्ति करने के लिए नगर निगम ने नर्मदा जल योजना के नाम पर अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी है। बावजूद इसके भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग परेशान। मुख्य पाइपलाइन इस हफ्ते में करीब 5 से ज्यादा बार फूट चुकी है, जिससे शहर में जल संकट की स्थिति बन गई है। इंदौर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं का जत्था इंदौर से रवाना हुआ। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए मालवा से 1000 श्रद्धालु रवाना हुए, जिन्हें छोड़ने के लिए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत कई नेता मौजूद रहे। रेलवे ने किरंदुल से चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों का बचेली में स्टॉपेज अनिवार्य कर दिया। कोरोना काल के बाद से ऐसे स्टॉपेज को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यात्रियों की परेशानियों को देखकर रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया। रायपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बस ने बाइक सवार स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। युवक घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांजगीर क्षेत्र के बरारी गांव में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत, दूसरी बाइक में सवार शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। बिलासपुर रेफर किया गया। कार जांजगीर की बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में मोटरसाइकिल की टक्कर से 108 एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस में कार्यरत टेक्नीशियन घायल हो गया। शराब के नशे में धुत मोटरसाइकिल चालक ने वाहन को पीछे से टक्कर मार दिया था, जिससे ये घटना हुई। मुरैना में किरात समाज के बिना अनुमति के महापंचायत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे मामले में पुलिस ने 250 लोगों पर केस दर्ज किया। बिना प्रशासनिक अनुमति के महापंचायत बुलाने पर यह कार्रवाई की गई। महापंचायतों में धारा 144 की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। डोंगरगढ़ में 12 दिनों से लापता पूर्व पार्षद की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। पूर्व पार्षद रचन साहू की लाश वाटर पार्क के पास मिली। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हत्या की आशंका पर जांच शुरू कर दी गई है। तिल्दा में नहर में बह रहे युवक का शव 3 दिन बाद बरामद किया गया। घटनास्थल के 15 किलोमीटर दूर दामाखेड़ा की नहर में युवक का शव मिला है। वहीं सूचना मिलते ही सिमगा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच जारी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कई ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। हमारे पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है।
पीएम मोदी गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। मिशन 2026 के तहत सरदार धाम इसका आयोजन कर रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इसका थीम आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता क्वाड मीट में मिलेंगे। क्वाड मीट 24 मई को जापान के टोक्यो में होने वाली है। इस सम्मेलन में बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी होगी। बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली जाएंगी, जहां वे शनिवार को आयोजित होने वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। हालांकि ममता ने कहा कि वे उनसे मुलाकात नहीं करेंगी, क्योंकि 1 मई को वे बंगाल लौट आएंगी। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके निर्दलीय पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में कल सुनवाई होगी। इससे पहले राणा दंपति ने सेशंस कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान भड़काऊ नहीं माना जा सकता। राणा दंपति 6 मई तक न्यायिक हिरासत में। दिल्ली में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहरा गया है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में बिजली संकट न हो, इसके लिए पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला देने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। आग लगने से स्थानीय निवासियों को आर्थिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। भलसवा कूड़ा स्थल पर आग मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बड़ी कार्रवाई की। समिति ने आग रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने को लेकर उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने बताया कि भलसवा कूड़ा ढलान पर आग लगने के बावजूद लापरवाही बरती गई। जम्मू कश्मीर के घोरगी प्रखंड के दयावर धान वन क्षेत्र में आग अभी भी लगी हुई है। आग 4 दिन पहले लगी थी। फायर ऑफिसर मकबूल हुसैन चौधरी ने बताया, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जंगल में आग लग रही है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लू के प्रभाव के कारण 1 मई तक तापमान 48 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ऐसा हुआ तो गर्मी 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। इससे पहले अप्रैल 1958 में सबसे ज्यादा 48.3 डिग्री तापमान राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ में लू की लहर के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मुंगेली में 45.7 डिग्री रहा, वहीं सबसे न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 20.5 डिग्री। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। यूपी के अयोध्या में भी दंगा कराने की साजिश रची गई। 11 लोगों ने जालीदार टोपी पहनकर धर्म स्थलों में मांस और आपत्तिजनक पर्चे फेंके, जिसकी सूचना एक मुस्लिम धर्मगुरु ने तत्काल पुलिस को दी। इसके बाद यूपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 7 आरोपी को दबोचकर साजिश को बेनकाब कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की। टीम ने 50 किलो हेरोइन, 30 लाख कैश और 47 किलो अन्य नशीला पदार्थ बरामद किया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जर्मनी में 24 घंटे के अंदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना के 1,24,000 नए मामले दर्ज किए गए। जर्मनी में 25 अप्रैल को 86,980 नए केस आए थे। अमेरिका में भी 57,985 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 25 अप्रैल को यूएस में 45,091 नए मामले आए थे। इस लिहाज से 28% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी ने कहा कि अमेरिका से महामारी अभी गई नहीं है। 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन के बीजिंग में सभी स्कूल बंद कर शादी और अंतिम संस्कार पर रोक लगाई गई है। बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का अभियान छेड़ा गया है। चीन के शंघाई में गुरुवार को 10,000 नए केस आए। इधर एशिया में 57,000 से ज्यादा केस। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने फिर चेताया है कि कोरोना की अनदेखी करना दुनिया के लिए घातक होगा।
उनका बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बुधवार को दुनिया भर में कोरोना काल के दौरान एक दिन में सबसे कम 15,668 मौतें दर्ज की गई। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,377 नए मामले सामने आए। 2,496 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना से 60 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के पार। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,490 नए मामले आए। 1,070 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। संक्रमण से 2 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 29 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 95 हो गई है। 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 17 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30। 4 लोग हुए डिस्चार्ज। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। 14 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। राजधानी रायपुर में 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों का वैक्सीनेशन 2 मई से होगा। गर्मी की छुट्टियों के चलते घर घर जाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह अभियान चलेगा। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 24 अप्रैल से शुरू हुई है। एमपी विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लाउड स्पीकर विवाद पर बड़ा बयान दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि लाउड स्पीकर पर हम भी रामायण हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। आवाज की सीमा होनी चाहिए। लेकिन अब बीजेपी के कुकर्मों को पूरा देश देख रहा है। ये देश में दंगा कराकर सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। जनता भी अब समझ चुकी है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। इस बार परीक्षा में प्रदेश के 17 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। 35,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। 2 साल बाद इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे बच्चों का आज परीक्षा परिणाम आने वाला है। आपकी अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा परिणाम आए। परिश्रम सार्थक हो। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। छत्तीसगढ़ में 1 और 2 मई को पीएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सुबह 9 बजे से 1 बजे पहली पाली की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। प्राचार्य वर्ग 1 और 2, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक संचालक, साइंटिफिक ऑफिसर की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शिवराज इंदौर में आयोजित ऑटो एक्सपो कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सीईओ के साथ विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। वे कोरिया जिला अस्पताल और शिशु अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सहकारिता विभाग की बैठक भी लेने वाले हैं। साथ ही सत्य साई ऑडिटोरियम में विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। खरगोन में आज कर्फ्यू में सिर्फ 4 घंटे की छूट दी गई है। लोग दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामान खरीद सकेंगे। अभी तक दिन में 9 घंटे की छूट मिल रही थी। शहर में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए जौतापुर के मैरिज गार्डन को अस्थायी जेल बनाया गया। इसे लेकर अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में IBC 24 की खबर पर फिर से मुहर लगी है। 1 मई से नई पार्किंग नीति लागू होगी। नगरीय प्रशासन संचालक ने आदेश जारी कर नगर निगमों को नीति लागू करने का आदेश दिया है। अब नया वाहन खरीदते समय एक मुफ्त पार्किंग शुल्क देना होगा। मल्टी लेवल और प्रीमियम पार्किंग को छोड़कर पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने भिंड कलेक्टर से शौचालय निर्माण की पूरी डिटेल रिपोर्ट तलब की है। दरअसल हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी में जांच और रिकवरी के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने गड़बड़ी की राशि तो वसूल ली, लेकिन नौकरी से हटाने की कार्रवाई नहीं की, जिस पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। परसा कोल ब्लॉक के महत्वपूर्ण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आधी रात हुई पेड़ों की कटाई के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बताया गया है कि 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने का खतरा है। 7 सरकारी कंपनी के नाम पर ब्लॉक लेकर निजी कंपनी को खदान सौंपने का आरोप लगा है।
डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय में पदस्थ विक्रम देवांगन पर कल्याणपुर के ग्रामीणों ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम गिरीश देवांगन से की है। ग्रामीणों ने कहा कि जो पैसा देता है उसका काम जल्दी होता है, जो नहीं देता उसे महीनों चक्कर कटवाए जाते हैं। नवा रायपुर में अभनपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर बेंद्री गांव के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। रायपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बस ने बाइक सवार स्कूटी को टक्कर मार दी। एक महिला की मौत हुई है, युवक घायल हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर क्षेत्र के बनारी गांव में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है, वहीं दूसरी बाइक में सवार शख्स को गंभीर चोटें आई। बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। कार जांजगीर की बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में मोटरसाइकिल की टक्कर से 108 एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस में कार्यरत टेक्नीशियन घायल हो गया। शराब के नशे में धुत मोटरसाइकिल चालक ने वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ये घटना हुई। मुरैना में किरार समाज के बिना अनुमति के महापंचायत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस मामले में पुलिस ने 250 लोगों पर केस दर्ज किया। बिना प्रशासनिक अनुमति के महापंचायत बुलाने पर यह कार्रवाई की गई है। महापंचायत में धारा 144 की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। जबलपुर के राजी थाना क्षेत्र में एक जेठ ने बहू को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले में महिला की शिकायत कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने बताया कि जेठ ने सूनेपन का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जेठ की इस हरकत को देखकर उसके पति ने सुसाइड कर लिया। कटनी स्टेशन में भाजपाई आपस में उलझ पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्षों के बीच नई ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान विवाद हो गया, जिससे भाजपा के 2 गुटों में झड़प हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। साइबर ठगों ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बेटी के खाते से 2 लाख रुपए उड़ा दिए। आरोपी खुद को कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए फोन उसको किया और 5 रुपए का ट्रांजैक्शन मांगा, जिसके बाद ठग ने उनके अकाउंट से 2 लाख की रकम उड़ा ली। जबलपुर में पदस्थ महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को कलेक्टर के नाम पर ठगने की कोशिश की गई। एक अनजान नंबर से आए कॉल के जरिए ठग ने खुद को कलेक्टर बताते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी से रुपयों की मांग की। शक होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इसकी सूचना तत्काल उमती थाने में दी। ग्वालियर में डकैती करने आए 7 बदमाशों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मुरार थाना इलाके के खेतों में हथियार के साथ बैठे थे, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बदमाश एक सुनार की दुकान और बैंक एटीएम को निशाना बनाने वाले थे। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना इलाके में युवक की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पूरी घटना को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवक की हत्या करने वाले 2 नाबालिग से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।